नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 10 फरवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है पश्चिम अफ्रीका में तख्ता पलट और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया। पश्चिम अफ्रीकी देशों में अगर हम देखें तो तख्ता पलट की स्थितियां तेजी से बढ़ी हैं। अफ्रीका के 4 देश तख्ता पलट के कारण ही अफ्रीकी संघ जो संगठन है उससे निष्कासित कर दिए गए हैं। तो इन देशों में तख्ता पलट की जो स्थितियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से पूरे पश्चिम अफ्रीका में जो स्थितियां हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। हमारा दूसरा विषय है नए केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देशों को समझना। किसी भी पत्रकार को जो मान्यता प्रदान की जाती है उसको रद्द करने के संबंध में किस तरह से प्रक्रिया हो सकती हैं, वह प्रमुख रूप से इन नए दिशा निर्देशों में बताया गया है। सत्र का हमारा तीसरा विषय होगा प्रवासी कामगारों की स्थिति। महामारी के बाद प्रवासियों की समस्या है प्रमुखता से सामने आई है, इसी संबंध में आलेख में चर्चा है। हमारा चौथा विषय है ऑस्ट्रेलिया में क्वाड मंत्रियों की बैठक। यहाँ पर क्वाड के 4 देशों की जो बैठक हो रही है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो स्थितियां हैं उनको मजबूत करने का प्रयास इन 4 देशों के द्वारा किया जाएगा। आज का अंतिम विषय होगा भारत ने घरेलू क्षेत्र की मदद के लिए ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया। और अंत में मुख्य परीक्षा के जो संबंधित प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले विषय को हम देखते हैं द कूप्स इन वेस्ट अफ्रीका एंड द रीजनल रेस्पॉन्स। यह आलेख पृष्ठ संख्या 15 पर और सामान्य अध्ययन में द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसको हम जोड़ सकते हैं। अगर हम पश्चिम अफ्रीकी देशों में देखें तो जिस तरह से सैन्य तख्तापलट वहां पर हो रहे हैं और जो भी वहां पर चुनी हुई सरकारें उनको हटाकर सैन्य सत्ता स्थापित हो रही है, यह पश्चिम अफ्रीका में एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रही है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में अगर हम प्रमुख रूप से तख्तापलट की घटनाओं की बात करें तो यह प्रमुख रूप से गिनी, माली, बुर्किना फासो में आप ध्यान रखें इसी जनवरी 2022 में तख्तापलट की घटना संपादित की गई है। और इसके साथ साथ सूडान। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें ये चारों देश साहेल एक तरह से क्षेत्र उसके देश प्रमुख रूप से कहे जाते हैं। अगर हम साहेल क्षेत्र की बात करें तो यह एक तरह से सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है उसका एक तरह से हिस्सा माना जाता है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में तख्तापलट की घटनाएं तेजी से जो बढ़ रही हैं उसके संबंध में क्या कारण है और किस तरह से उनके उपाय हो सकते हैं जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। 2020 से अगर हम 2022 के बीच में देखें तो सैन्य तख्तापलट सफल रूप में 6 हो चुके हैं और 3 असफल थे, यानी 2 साल के समय में 9 सैन्य तख्तापलट के प्रयास किए गए। इसमें प्रमुख रूप से जैसे हमने बात करी बुर्किना फासो, गिनी, माली और सूडान एक तरह से सफल रहा है। और सैन्य तख्तापलट के कारण ही अफ्रीकी संघ जो अफ्रीकी देशों का समूह है उससे इन चारों देशों को निष्कासित किया गया है। अगर हम ऐतिहासिक एक तरह से भाग में जाएं तो तख्तापलट की घटनाएं अफ्रीका महाद्वीप में नई नहीं है। अगर हम 1960 में देखें तो अलग अलग देशों में 26 सैन्य तख्तापलट हुए थे। ये घटनाएं 2010 तक घटकर 8 रह गईं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक स्थितियां हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में थोड़ी सुधरी। लेकिन जैसा हमने ऊपर देखा 2020 से 22 के बीच में ये घटनाएं फिर से एक तरह से बढ़कर 9 के स्तर तक पहुंच गई, जहां पर 6 सफल सैन्य तख्तापलट थे। तो स्थितियां दिखा रहे हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप में पहले की स्थितियां थी लगभग उसी तरह की स्थितियां पुनः यहां पर बनती जा रही हैं। अगर हम माली और बुर्किना फासो की स्थितियों को देखें तो प्रमुख रूप से माली में अगर हम देखें तो अगस्त 2020 में तख्तापलट हुआ था, जहां पर उस समय के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को विद्रोह करके सत्ता से हटा दिया गया था और सैन्य सत्ता स्थापित हो गई थी। इसी तरह से अगर हम बुर्किना फासो में देखें तो प्रमुख रूप से सैन्य समूहों के द्वारा चीफ ऑफ स्टाफ और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो निदेशक हैं उनको हटाने की मांग की गई थी। और इसी के साथ साथ आतंक फैलाने वाले जो जिहादी समूह हैं जिनके द्वारा प्रमुख रूप से माली के क्षेत्रों में हमले किए जा रहे थे उनसे लड़ने के लिए और घायल सैनिकों की राहत के लिए, देखभाल के लिए अधिक सैनिकों की तैनाती की मांग की जा रही थी। लेकिन इन मांगों को नहीं माने जाने के कारण सैन्य तख्तापलट की स्थितियां बनी और प्रमुख रूप से वर्तमान में पैट्रियोटिक मूवमेंट फॉर सेफगार्ड एंड रेस्टोरेशन इस नाम से सैन्य सत्ता बुर्किना फासो में स्थापित हो गई है।
तो प्रमुख रूप से अगर हम दोनों देशों में देखें, चाहे माली की हम बात करें या बुर्किना फासो में, दोनों में ही आतंकवादी जो स्थितियां हैं उनका बढ़ना एक बड़ा कारण माना गया। और लोगों को लगा कि जिस तरह से सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो सरकारें उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, इसीलिए सैन्य सरकार एक तरह से अच्छा विकल्प है। जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि बुर्किना फासो में जो स्थितियां हैं वो प्रमुख रूप से माली में जो स्थितियां थी उनसे काफी हद तक प्रभावित थीं। और माली में अगर हम आतंकवादी हिंसा की बात करें तो 2012 में प्रमुख रूप से यहाँ पर शुरुआत हुई और उसका प्रभाव ये पड़ा कि बुर्किना फासो के क्षेत्रों में भी जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो अलग अलग संगठन संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो माली में जो संघर्ष शुरू हुआ वो धीरे धीरे बुर्किना फासो और नाइजर के क्षेत्रों में विस्तारित हो गया, जिसको हम केंद्रीय साहेल का क्षेत्र कहते हैं। अभी हमने मानचित्र में देखा हुआ था कि अगर हम सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग की बात करें, यानी माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो तेजी से विस्तारित हुई। और इसी का प्रभाव प्रमुख रूप से माना जाता है कि बुर्किना फासो में भी स्थितियां इस वर्ष अनियंत्रित हुई और वहां पर सैन्य तख्तापलट किया गया। बुर्किना फासो में सुरक्षा की जो स्थिति कमजोर है, उसी कारण से बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा अलग अलग देश के क्षेत्रों से पलायन किया जा रहा है। और अगर हम 2021 के अंत में आंकड़ा देखें तो लगभग 1.5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से बुर्किना फासो में विस्थापित हो चुके हैं, मतलब अपने आवासीय क्षेत्रों से अलग वो रह रहे हैं, कारण उनके ऊपर जो आतंकवादी हमले हो सकते हैं उससे डरकर। बुर्किना फासो में सुरक्षा की स्थितियों को लेकर जनता की चिंताएं अपने चरम स्तर पर पहुंच गईं जब जून 2021 में सोलहान सहित कई नरसंहार हुए जिसमें लगभग 160 ग्रामीण मारे गए। और इसे प्रमुख रूप से कारण माना जाता है बुर्किना फासो में जो सैन्य तख्तापलट हुआ है। वैसे आप ध्यान रखें, बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट होना कोई नई बात नहीं है। अपनी आजादी के लगभग 61 सालों में से 48 वर्षों में वहां पर सैन्य शासन ही रहा है। बुर्किना फासो में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी और लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी, सरकार के द्वारा वहां पर कुछ प्रयास भी किए गए और प्रमुख रूप से 2 आतंकवादी समूह जो वहां पर संघर्ष के लिए उत्तरदायी थे उनके साथ संघर्ष विराम किया गया, जिससे कुछ समय के लिए हिंसा में कमी आई। लेकिन यह फिर से तेजी से बढ़ी, कारण एक प्रमुख संगठन JNIM, ग्रुप फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, इसके द्वारा प्रमुख रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण जो सुरक्षा की स्थितियां हैं वो बुर्किना फासो में कमजोर हुई। और इसी का एक परिणाम अंतिम रूप में था कि लोगों में जब सुरक्षा की भावना कमजोर हुई तो उन्होंने अपने आप को जो सैन्य सत्ता है उसमें सुरक्षित अनुभव किया और यही बड़ा कारण रहा कि बुर्किना फासो में सत्ता एक परिवर्तन हुआ। आप ध्यान रखें, जब हम पश्चिम अफ्रीकी देशों की बात करते हैं, प्रमुख रूप से अगर हम माली, नाइजर, चाड, सूडान, बुर्किना फासो, इन देशों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। प्रमुख रूप से अगर हम यहाँ पर 4 आतंकवादी संगठनों की बात करें, जिसमें बोको हरम, जो प्रमुख रूप से नाइजीरिया के क्षेत्रों में एक तरह से गतिविधियां करता है, इसने अपने आप को विस्तारित किया है। ISGS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा, ISWA यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, और JNIM जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी कि बुर्किना फासो में प्रमुख रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में यह संगठन उत्तरदायी रहा है। तो जिस तरह से इन संगठनों का पश्चिमी अफ्रीका में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में प्रभाव बढ़ा है, प्रमुख रूप से लोगों के द्वारा सुरक्षित अनुभव करने की जो स्थितियां हैं वो कमजोर हुई हैं। और यह प्रमुख रूप से एक बड़ा कारण माना जाता है कि सैन्य सत्ता को लोग ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं बजाय लोकतांत्रिक सत्ता। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से एक बड़ा कारण यह भी है, जैसे अगर हम गिनी का उदाहरण देखें तो गिनी में 5 सितंबर 2021 को तख्ता पलटा गया। वहां पर जो राष्ट्रपति हैं अल्फा कोंडे, उनको एक तरह से हटाया गया और सैन्य सत्ता स्थापित की गई। राष्ट्रपति अल्फा कोंडे के द्वारा गिनी के संविधान में जनमत संग्रह के माध्यम से एक परिवर्तन किया गया, जिससे वो तीसरे कार्यकाल में भी राष्ट्रपति बन पाए। तो ये एक तरह से माना गया कि गैर लोकतांत्रिक स्थिति है। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए संविधान में परिवर्तन करने का राष्ट्रपति के द्वारा प्रयास किया गया और इसका लोगों ने विरोध किया। और एक दूसरा ये भी कारण था कि गिनी में जो आर्थिक स्थितियां हैं वो मजबूत नहीं थी। अफ्रीका के जो गरीब देश हैं वहाँ स्थितियां और खराब हुई हैं, वैक्सीन को लेकर उपलब्धता है नहीं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो लोगों को लोकतांत्रिक सरकार में जो विश्वास है उसको अविश्वास में बदलती है। और सैन्य सत्ता के द्वारा प्रमुख रूप से जो भी अलग अलग संस्थान काम कर रहे थे, जो संविधान की स्थिति थी, सबको भंग करके प्रमुख रूप से सत्ता पर नियंत्रण कर लिया गया गिनी में।
पश्चिमी अफ्रीकी देशों में लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर सैन्य सत्ता जिस तरह से स्थापित हो रही है, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका से संबंधित जो संगठन है वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर हम अफ्रीकी यूनियन की बात करें तो उन्होंने इन चारों देशों को अपने संगठन से निष्कासित कर दिया है। इसी के साथ साथ पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का जो आर्थिक समूह है यानी इकोवॉस, वो नोडल एक संस्था के रूप में काम कर रहा है, जिससे कि जो भी सैन्य शासन में एक तरह से लोग हैं उनसे बात करके जो संक्रमण की स्थिति है यानी सैन्य सत्ता की जो स्थिति है उसको समाप्त करके लोकतांत्रिक जो स्थितियां हैं उसके लिए संवाद की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी के साथ साथ अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो बाहरी देशों का भी हस्तक्षेप रहा है। जैसे अगर हम बात करें माली की, माली पर एक तरह से फ्रांस की तरफ से प्रमुख रूप से वहां पर सहयोग करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह बहुत अधिक सफल नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो वहां पर समस्याएं हैं पश्चिमी अफ्रीकी देशों में वो ज्यादा एक तरह से जटिल हैं और उनके समाधान उन्हीं क्षेत्रों में एक तरह से छिपे हुए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में जिस तरह से सैन्य तख्तापलट हुए हैं, अगर हम इस क्रम को रोकना चाहते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वहां के लिए आगे की राह क्या होगी। पहला यहाँ पर सुझाव ये दिया जा रहा है कि जो सैन्य उपाय है वो एक तरह से हल नहीं हो सकता है। और अभी हमने चर्चा करी कि माली में जिस तरह से फ्रांस की सरकार की तरफ से मदद देने का प्रयास किया गया वो बहुत अधिक सफल नहीं रहा। यानी अगर आप सैन्य सहायता के माध्यम से, सैन्य कार्यवाही के माध्यम से जो भी एक तरह से समस्याएं सामाजिक आर्थिक रूप में हैं इन पश्चिमी अफ्रीकी देशों में, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे तो यह गृह युद्ध जैसी स्थितियों में बदलेगा। इसीलिए अगर आतंकवादी गतिविधियां यहां पर बढ़ी हैं तो उसके प्रमुख रूप से हमें कारण देखने पड़ेंगे, और कारण प्रमुख रूप से वहां पर सामाजिक और प्रशासनिक सुधार की स्थितियां हैं। यानी जो भी लोकतांत्रिक चुनाव हैं वो समय पर हो, समय पर चुनाव हो, लेकिन अगर निष्पक्ष न हो तो ऐसे चुनाव का कोई भी लाभ नहीं है। तो इन देशों में समय पर चुनाव जरूर हुए लेकिन निष्पक्ष नहीं हुए। जो भी सत्ता में स्थापित था उन्होंने अपने आप को गलत तरीकों से गलत मतदान करा के पुनः जिताया। तो इस तरह की स्थितियां रुकनी चाहिए। साथ साथ अफ्रीकी देशों के जो संसाधन है वो वहां के विकास के लिए उपयोग किए जाएं। माना यह जाता है कि इन देशों में जो पश्चिमी देश की अलग अलग कंपनियां हैं उनके माध्यम से भी संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जो भी पश्चिमी अफ्रीकी देशों के जो आर्थिक संसाधन हैं उनका एक तरह से उपयोग किया जा सके। तो आर्थिक संसाधन का उपयोग अफ्रीका के देशों के लिए करने की प्रक्रिया अगर नहीं बढ़ेंगी तो प्रमुख रूप से हम यहाँ पर संघर्षों को नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि संघर्ष का एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को लगता है कि लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो अपने लाभ के लिए काम कर रही हैं और लोगों के पास रोजगार या आय के जो साधन है वो सही से उपलब्ध नहीं है, भुखमरी की स्थिति बढ़ी हुई है, इन समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो लोकतांत्रिक सत्ता की जगह जो सैन्य सत्ता है लोगों के द्वारा उसको प्रतिस्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे और उसका समर्थन भी होगा, जैसा इन चारों देशों में देखा जा रहा है। तो प्रमुख रूप से सामाजिक और जो प्रशासनिक सुधार हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, और जो भी एक तरह से धार्मिक या सामुदायिक संघर्ष दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां इन पश्चिमी देशों में बढ़ी हैं, प्रमुख रूप से वार्ता के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उनको एक तरह से हल करने का प्रयास करना पड़ेगा। और आतंकवादी जो प्रमुख रूप से निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं या गलत अपने नियमों को लागू कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन आम नागरिक आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए उसमें किसी भी तरह से उनकी क्षति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वार्ता के माध्यम से अगर कुछ समूह आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ देते हैं तो वो प्रयास भी हमें करने चाहिए, क्योंकि केवल सैन्य रूप में किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। और अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में इस तरह की स्थितियां हम पहले भी देख चुके हैं। तो पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लिए भी सामाजिक और प्रशासनिक और आर्थिक सुधार की जो स्थितियां हैं वह प्रमुख रूप से समस्या का समाधान है। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द न्यू सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस। इस आलेख में प्रमुख रूप से केंद्र सरकार की तरफ से जो एक परिवर्तन किया गया नियम में, जिसके माध्यम से पत्रकारों को जो मान्यता दी जाती है उनकी स्थितियों को किस तरह से रद्द किया जा सकता है, उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। यह आलेख प्रश्न संख्या 15 पर और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में इसे हम शासन व्यवस्था से संबंधित कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से पत्रकारों को जो मान्यता एक तरह से दी जाती है उसके संबंध में नई नीति की यहाँ पर घोषणा की गई है, जिसे केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 कहा गया है। इसमें प्रमुख रूप से देखें तो यह कहा गया है कि अगर कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता,
अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, सार्वजनिक व्यवस्था, इनके प्रतिकूल किसी भी तरह का कार्य करता है या कोई गंभीर संज्ञेय अपराध का उस पर आरोप लगता है तो उसकी मान्यता है उसको रद्द किया जा सकता है। हम ध्यान रखें, जब भी हम देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की बात करते हैं, इन आधार पर अगर मान्यता को रद्द किया जाएगा तो ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना भी करते हैं। तो यहाँ पर आरोप ये लग रहे हैं कि इस तरह के प्रयास के माध्यम से सरकार जो भी उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है उसको दबाने का एक प्रयास कर रही है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार की तरफ से जो नए दिशा निर्देश आए हैं यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) से एक तरह से लिए गए हैं, जहां पर देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गारंटीकृत एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध को निर्धारित किया गया है। यानी प्रेस और मीडिया की जो स्वतंत्रता है वह दिशा निर्देश किस रूप में काम होगा और क्या प्रतिबंध लग सकते हैं, यानी हमारी जो प्रमुख रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर कुछ प्रतिबंध स्थितियों में लगाए जा सकते हैं। संविधान में ये जो एक तरह से शर्तें दी गई हैं जिसके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लग सकता है, उनका उपयोग करके सरकार के द्वारा ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से आरोप ये लग रहे हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये सुझाव की जगह अभियोग की प्रकृति ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यानी लोगों पर एक तरह से आरोप लगाकर उन पर आरोप को सिद्ध करने की प्रक्रिया के माध्यम से उनकी जो मान्यता है उसको रद्द करने का प्रयास, यानी यह सुझाव की एक तरह से स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार यह माना जा रहा है कि दिशा निर्देश शर्तों के आधार पर प्रमुख रूप से नहीं है, एक प्रतिबंध के रूप में है। यानी सरकार की तरफ से कुछ शर्तें बता दी गई हैं जो प्रतिबंधित हैं, अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो आपकी मान्यता रद्द की जाएगी। यानी अगर हम पिछले दिशा निर्देश की बात करें तो उसकी प्रकृति सामान्य थी, लेकिन वर्तमान में जो प्रकृति है उसका दुरुपयोग किया जा सकता है और जिन पत्रकारों को मान्यता प्राप्त है उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इसमें यह भी हो सकता है कि जो सरकार का मुखर होकर विरोध करते हैं पत्रकार, उनकी मान्यता को प्रमुख रूप से रद्द करने का प्रयास किया जाए। तो इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है वो कुछ गलत रूप में प्रतीत होता है। नए दिशा निर्देशों में कुल 10 प्रावधान है जिसके आधार पर एक पत्रकार की जो मान्यता है वो वापस ली जा सकती है। नए दिशा निर्देशों के माध्यम से अलग अलग जो 10 प्रावधान है जिसके आधार पर किसी पत्रकार की मान्यता रद्द की जा सकती है, तो यहाँ दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि भारत सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसे केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति कहा जाएगा और इसकी अध्यक्षता प्रधान महानिदेशक जो प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के होंगे उनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। और मान्यता वापस लेने के लिए किसी भी पत्रकार के जो दिशा निर्देश की व्याख्या है जो इसमें दिए गए हैं वो सरकार द्वारा नामित 25 सदस्यों की एक जो समिति है उसके द्वारा किया जाएगा। तो समिति के अध्यक्ष PIB के प्रधान महानिदेशक होंगे और उसमें 25 जो सदस्य हैं वो सरकार की तरफ से नामित होंगे। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से आरोप लग रहे हैं कि सभी अगर सरकार के द्वारा नामित सदस्य हैं तो उनके द्वारा सरकार का जो पक्ष है वह प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा और इस आधार पर इसकी जो निष्पक्षता है उस पर प्रमुख रूप से सवाल उठाए जा रहे हैं। इन नए दिशा निर्देशों पर पहला बड़ा आरोप यह है कि स्वतंत्र मीडिया के काम करने की जो स्थितियां हैं उन पर एक तरह से खतरा आएगा, क्योंकि जो दिशा निर्देश है उनको ध्यान में रखकर अब पत्रकारिता कार्य करेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो खोजी प्रकृति की जो पत्रकारिता है उस पर होगा, क्योंकि इस तरह के पत्रकार उन क्षेत्रों में एक तरह से काम करते हैं जहां पर निष्कर्ष कभी कभी सरकार के खिलाफ होते हैं और ऐसी स्थिति में खोजी प्रकृति की जो पत्रकारिता है उस पर एक तरह से विराम लग सकता है और उनके कार्य को गलत दिखाकर उनको मान्यता देने की जो स्थितियां हैं उसको रोका जा सकता है। किसी पत्रकार के द्वारा यदि सरकार के खिलाफ कुछ आलोचना की गई है किसी भी विषय में और उस आलोचना को देश के हितों के प्रतिकूल मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में उस पत्रकार की जो मान्यता है नए दिशा निर्देश में रद्द की जा सकती है। तो ये सरकार की आलोचना की जो स्थितियां हैं उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति की जो बात की जा रही है, जो 25 सदस्य वहां पर नामित करेगी भारत सरकार, इस समिति के ऊपर एक तरह से पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी दिशा निर्देश हैं उनकी व्याख्या वो करें और अपने विवेक के आधार पर वह दिशा निर्देश को पढ़कर यह निर्णय करे कि पत्रकार को मान्यता देने की जो स्थिति है वो समाप्त की जाए या नहीं की जाए, और जो भी उस पत्रकार के द्वारा कार्य किया गया है उसको मानहानि एक तरह से माना जाए या नहीं माना जाए। अगर समिति ने कार्य को मानहानि मान लिया है और दिशा निर्देशों के अंतर्गत
प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ऐसा निर्णय हो जाता है, तो उस पत्रकार की जो मान्यता है वो रद्द की जा सकती है। यानी समिति का जो विवेक है वो अलग अलग दिशा निर्देशों की व्याख्या में एक तरह से दिखाई पड़ेगा। तो यह भी निष्पक्षता की जो स्थिति है उसको सही से दर्शाता नहीं है। जब हम मान्यता प्राप्त पत्रकार की बात करते हैं तो वह एक पूर्णकालिक पत्रकार होना चाहिए जिसने कम से कम 5 साल तक पत्रकारिता किया हो और उसके बाद वह पीआईबी के पास अपनी मान्यता प्राप्त करने के लिए एक आवेदन कर सकता है। और इस प्रक्रिया में गृह मंत्रालय भी अनिवार्य रूप से सुरक्षा जांच करने के बाद किसी पत्रकार को मान्यता का एक तरह से जो प्रमाण पत्र है वो दिया जाता है। आप ध्यान रखें, अखबार के साथ काम करने वाला कोई भी पत्रकार जिसका दैनिक संचलन 10,000 है, कम से कम 100 सब्सक्राइबर्स वाली न्यूज एजेंसियां और 10 लाख यूनिक विजिटर्स वाले जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से यहाँ पर प्रमुख रूप से मान्यता प्राप्त पत्रकार की जो स्थिति है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रमुख शर्तें हैं जो मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए आवश्यक हैं। अगर किसी पत्रकार को मान्यता प्राप्त हो जाती है तो जो भी सरकारी कार्यालय या भारत सरकार की तरफ से कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कोई समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो उनमें एक तरह से वो भागीदारी कर सकते हैं और जो भी एक तरह से वो सूचना प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे कुछ मंत्रालय केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक ही पहुंच की अनुमति देते हैं। यानी इन मंत्रालय की कोई भी सूचनाएं हैं केवल मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं वही प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी पत्रकार को अगर मान्यता प्राप्त होती है तो सरकारी तंत्र में एक तरह से जो भी समाचार हैं वो उसके लिए प्राप्त कर पाना ज्यादा आसान हो जाता है। वर्तमान दिशा निर्देश से अगर हम पहले देखें तो 2018 में भी एक प्रयास हुआ था जहां पर पीआईबी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है उसने जो फेक न्यूज होती हैं उनका पता लगाने के लिए दिशा निर्देश का प्रस्ताव रखा था और यह कहा था कि अगर कोई पत्रकार इस तरह के फेक या नकली सामग्री को विस्तारित करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। 2018 में ये जो प्रयास किया गया था उसका बड़ा कारण ये था कि जो स्वतंत्र मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म थे वो फेक न्यूज का सामना करने के लिए प्रयास कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि जो भी इस तरह से गलत या फेक न्यूज है उनको रोका जाए। इसी आधार पर एक तरह से सरकार ये नए नियम लाना चाहती थी, लेकिन इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता था, इसीलिए सरकार पर दबाव बनाया गया और ये जो आदेश है इसको एक तरह से जो 2018 में दिया गया था वापस ले लिया गया। लेकिन ये जो नया दिशा निर्देश आया है ये पत्रकारों की कुछ आधार पर मान्यता रद्द करने की स्थितियां बना रहा है। तो हम कह सकते हैं 2018 की तुलना में ये ज्यादा विस्तारित है। इसके पहले भी सरकार के द्वारा जो हमारा आईटी अधिनियम है यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम उसमें कुछ संशोधन के प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिए गए जिसके आधार पर जो डिजिटल समाचार की सामग्री है उसकी जांच को एक तरह से सरकार ने प्रस्तावित किया। भारत में समाचार पत्रों की जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित करने के प्रयास पहले भी हुए हैं। जैसे 1988 में अगर हम देखें तो निजी समाचार चैनलों के आगमन से पहले जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का एक प्रयास किया गया था मानहानि विधेयक के माध्यम से, लेकिन इसके माध्यम से स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति है, प्रेस की स्वतंत्रता, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसीलिए दबाव में आकर सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया। वर्तमान कानून की अगर स्थिति देखें तो ऐसी ही प्रतीत होती है क्योंकि इससे स्वतंत्र पत्रकारिता की जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा और ये भारत की जो प्रेस की स्वतंत्रता की जो रैंकिंग है जहां पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उसमें और गिरावट ला सकता है। और लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश के लिए जो विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता एक सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए। इस आधार पर जो दिशा निर्देश हैं उनकी एक तरह से अगर समीक्षा की जाए तो कुछ परिवर्तन भविष्य में हो सकते हैं। आज के हम अपने तीसरे आलेख को देखते हैं, नो रिलीफ फॉर द नोवेयर पीपुल। यहां पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी समस्याओं को यहां पर रेखांकित किया गया है और कोविड काल में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों ने शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर पलायन किया उनकी समस्याएं विकट रूप में बाहर आईं और अब माना जा रहा है कि उनका समाधान करने के लिए सरकारों को प्रयास करना पड़ेगा। जब हम मजदूरों की बात करते हैं प्रमुख रूप से यहाँ पर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, तो जिन क्षेत्रों में एक तरह से वो जाकर काम करते हैं वहां एक तरह से उनको अधिकार नहीं मिलते हैं और जिन क्षेत्रों से वो आते हैं जैसे वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है। जैसे अगर हम राशन कार्ड की बात करें तो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते नहीं हैं तो वहां पर आपको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलता है
और जहां पर आप जाकर काम कर रहे हैं वहां पर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लाई गई। ये प्रवासी मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए ही किया गया प्रयास था। तो ये प्रमुख समस्या उनकी दिखती है कि जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं, जहां से वो कहीं और काम करने जाते हैं, दोनों जगह पर उनको अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ जब हम नीतिगत चर्चा की बात करते हैं, प्रमुख रूप से कि कोई नीति उनके लिए बनाई जाए, उनके लाभ के लिए बनाई जाए, तो कोविड काल के बाद इसके बारे में जरूर बात हो रही है, लेकिन पहले इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं थी और उनकी संख्या के बारे में भी कोई स्पष्ट अनुमान नहीं था। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और भारत मानव विकास सर्वेक्षण के आंकड़े देखें तो प्रवासी मजदूर मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और सबसे गरीब हैं सामाजिक आर्थिक वर्ग में। तो ये स्थिति एक तरह से अगर हम बात करें प्रवासी मजदूरों की तो ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। प्रवासी मजदूरों में अगर हम देखें तो बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर और अवैध व्यापार में एक तरह से जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी स्थिति सबसे बड़ा समूह बनती है। प्रवासी मजदूर जो भी एक तरह से मजदूरी के गलत तरीके हैं उनमें भी प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा एक तरह से संलिप्त दिखते हैं और कारण अपने अधिकारों को लेकर संरक्षण न मिलना और अपने अधिकारों को लेकर एक जागरूकता का अभाव। भारत में अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, उनमें जो श्रमिक काम करते हैं उन श्रमिकों का और जिनके द्वारा उनको एक तरह से कार्य दिया जाता है उनके बीच में किसी भी तरह का एक अनुबंध नहीं होता है। लेकिन अगर हम गैर कृषि क्षेत्रों की बात करें तो स्थिति बहुत ज्यादा अलग नहीं है। गैर कृषि क्षेत्रों में भी देखा जाता है कि 81% जो वेतनभोगी श्रमिक हैं उनका अपने नियोक्ताओं के साथ में, यानी जो उनको रोजगार दे रहा है, उनके साथ कोई अनुबंध नहीं होता है और इस आधार पर उनको कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। यानी स्थायी समय सीमा जहां तक वो काम कर सकते हैं वो एक तरह से उनको प्राप्त नहीं होता है। और यही बड़ा कारण था कि कोविड काल में जब लॉकडाउन लगाए गए तो इन लोगों के रोजगार सबसे पहले छिने, क्योंकि इसको लेकर कोई भी कानूनी एक तरह से उनको सहायता नहीं थी या कोई कानूनी एक आवश्यकता वो रोजगार देने वाली जो संस्थाएं या कंपनियां उनके ऊपर नहीं थी। इसी कारण से प्रवासी मजदूरों को सबसे अधिक समस्याएं हुई। जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो जिन मजदूरों ने कुछ अपना कार्य किया भी था, मान लीजिए 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, उसका वेतन भी एक तरह से उनको नहीं मिल पाया और बिना अपने कार्य का वेतन लिए ही उनको जो भी स्थान पर वो काम कर रहे थे वहां से हटना पड़ा। लॉकडाउन के कारण प्रमुख रूप से वो सबसे ज्यादा आर्थिक संकट में फंसे। कोविड काल में देशव्यापी रूप में जो लॉकडाउन की स्थितियां लगाई गई उसका प्रभाव ये हुआ कि जब हम प्रवासी मजदूरों की बात करते हैं तो उनको किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जिसमें हम बीमा की बात कर सकते हैं, जिसमें हम पेंशन की बात कर सकते हैं, वो उनको नहीं मिलता है। साथ साथ उनका काम भी एक तरह से स्थायी स्वरूप में नहीं है। तो सबसे पहले वही रोजगार की स्थितियों से अलग हटे और ये स्थिति उनको आर्थिक रूप में सबसे निचले स्तर पर ले गई और यही कारण था कि बड़ी संख्या में उन्होंने शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन प्रारंभ किया, क्योंकि जिन क्षेत्रों से वो आते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और भोजन की जो व्यवस्था है वो सामान्य तौर पर उनको मिल सकती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में चाहे आवास हो या भोजन हो, हर क्षेत्र पर उनको व्यय करना होता है और आर्थिक रूप में जब उनके रोजगार छिन गए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कोविड काल में प्रवासी मजदूरों की जो समस्या विकट रूप में सामने आई उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनके बीच में आपस में कोई समन्वय नहीं था और लॉकडाउन की स्थितियां जब घोषित की गई तो प्रमुख रूप से जो अनौपचारिक श्रमिक हैं, जो सब जगह अस्थायी रूप में काम कर रहे थे, उनको किसी भी तरह की प्रतिपूरक मजदूरी यानी किसी भी तरह का भत्ता देकर या कोई आर्थिक सहायता देकर ऐसा प्रयास नहीं किया गया और ये कारण बना कि प्रवासी मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश हुए, क्योंकि उनको किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की एक आशा नहीं दिखी। प्रमुख रूप से सरकारों के द्वारा राज्य के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले में जाने की जो आवाजाही की स्थिति है उस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाए, तो इसने स्थितियों को और ज्यादा नाजुक बनाया और यही कारण था कि प्रवासी मजदूर पैदल या रेल की पटरियों के सहारे जो भी उनको एक तरह से सहायक स्थिति दिखी उसमें उन्होंने पलायन प्रारंभ कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप प्रवासी मजदूरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोविड काल में प्रवासी मजदूरों की समस्याएं जो बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ी, उनके अगर हम समाधान की बात करें तो पहला प्रमुख समाधान यह है कि भारत में जो श्रम बाजार है उसको एकीकृत रूप में देखा जाए, यानी संगठित और असंगठित दोनों तरह के जो श्रमिक हैं उनको एक तरह से जो भी लाभ की स्थितियां हैं वो सरकार सुनिश्चित करे। दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि मजदूर चाहे संगठित हों या असंगठित क्षेत्र के, सभी को सार्वभौमिक रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए और यह आवश्यक बनाया जाए।
जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बीमा की हम बात करें, इसमें जीवन बीमा भी है और साथ साथ चिकित्सा बीमा, साथ साथ पेंशन की जो स्थितियां हैं उसके लिए भी एक तरह से प्रयास होने चाहिए और ये सार्वभौमिक रूप में होना चाहिए। यानी सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए योजनाएं जरूर हैं, लेकिन सार्वभौमिक रूप में सभी तक इसका लाभ पहुंच पाए, ये सरकार को भविष्य में सुनिश्चित करना होगा। तभी एक तरह से हम प्रवासी मजदूरों की महामारी के समय में जो समस्याएं हैं उनका सामना कर पाएंगे। क्योंकि अगर प्रवासी मजदूर जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर उनको सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी, अगर वो रोजगार से हटते भी हैं किसी तरह की आर्थिक सहायता उनको पेंशन या अन्य रूप में मिल पाएगी, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जो पलायन है वो अचानक प्रारंभ नहीं करेंगे। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण पहल हैं जो सरकार को एक तरह से करने की आवश्यकता है। एक तीसरे प्रयास के रूप में हमें यह देखना होगा कि जब हम महामारी की बात करते हैं तो महामारी में चाहे गरीब व्यक्ति रहा हो या अमीर, सभी प्रभावित हुए थे। तो जो एक अंतर दिखाई पड़ता है कि ये संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, ये असंगठित क्षेत्र के हैं, उस अंतर को कहीं ना कहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सभी को समान रूप में उपलब्ध कराई जाएं। जैसे अगर हम आवास की बात करें, पेयजल की बात करें या स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें, इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के अगर उपलब्ध कराई जाएं तो महामारी जैसी स्थितियों में ये जो बड़े स्तर पर हमें पलायन दिखाई पड़ा उसको हम रोक सकते हैं। सरकार को इन 3 बड़े प्रयासों के माध्यम से भारत में एक तरह से जो असमानता की स्थिति है उसको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम मजदूरों की बात करें, अगर सरकार के द्वारा इन प्रयासों के माध्यम से एक जो असमानता की स्थिति है मजदूरों में वो दूर करने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो प्रमुख रूप से जो संकट है और प्रवासियों की जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे और किसी भी तरह की भविष्य की महामारी में इस तरह का संकट पुनः सामने आएगा। इसके लिए हमें भविष्य में एक तरह से ध्यान रखते हुए इन प्रयासों को करने की आवश्यकता है, अन्यथा भारत में 2 स्थितियां हमें हमेशा दिखाई पड़ेंगी। एक ऐसा वर्ग जो महामारी में, लॉकडाउन में भी अपने आप को आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में सुरक्षित कर पा रहा था, और एक ऐसा वर्ग जो सड़कों पर था और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहा था। इस तरह की विरोधाभासी स्थितियां भारत में महामारी के समय न दिखें, इसके लिए सरकार को समावेशी विकास की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से बनानी पड़ेंगी। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर एक तरह से काम करने का प्रयास करना होगा। आज के अपने अगले समाचार को हम देखते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्वेड के जो 4 देश हैं उनके मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है और उसमें प्रमुख रूप से क्वेड का एक तरह से जो उपयोग है जिसको हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्थिरता स्थापित करने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है, उसी कारण से प्रमुख रूप से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्वेड के माध्यम से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन 4 देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेड में जितने भी देश हैं वो समान विचारधारा रखते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक तरह से स्वीकार करते हैं, और ऐसे किसी भी प्रयास को जहां पर प्रमुख रूप से बड़े देश छोटे देशों के जो अधिकार है उनका हनन करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम दक्षिणी चीन सागर में देखें, चीन के द्वारा प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से दक्षिणी चीन सागर में द्वीप हैं उन पर अवैध रूप से नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं चीन की जो नीतियां हैं दक्षिणी चीन सागर में उसका क्वेड के द्वारा विरोध किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई विवाद है भी तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए, बजाय इसके कि सैन्य कार्रवाई का सहारा लिया जाए। जैसा अगर हम देखें तो ताइवान के खिलाफ जिस तरह से लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के पास उड़ाकर चीन ने ताइवान को एक तरह से कुछ संकेत देने का प्रयास किया, उसका भी क्वेड के द्वारा विरोध किया जाता है। अंतिम रूप में क्वेड का यह मानना है कि जितने भी देश एक तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में हैं वो सभी संप्रभु रूप में काम करते हैं, यानी अपने निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं, किसी देश के दबाव में आकर वो कोई निर्णय ना लें। इसके लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति है वो मजबूत होनी चाहिए। कोई भी देश, किसी बड़े देश, अगर हम चीन की बात करें, उसके प्रभाव में आकर किसी भी तरह का निर्णय ना ले। इसके लिए सुरक्षा की स्थितियों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वेड मजबूत करना चाहता है। क्वेड की इस बैठक के माध्यम से चारों देशों के द्वारा प्रमुख रूप से 3 जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है। पहला, वैक्सीन को लेकर जो स्थितियां हैं वो वैश्विक स्तर पर जो उपलब्धता है उसको मजबूत करने के लिए चारों देश सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ तकनीकी रूप में जो भी 4 देश आपस में सहयोग कर सकते हैं उस पर भी आगे बात की जा रही है।
और क्षेत्रीय सुरक्षा की जब हम बात करें, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति है उसको मजबूत करना, इसके लिए भी क्वेड के जो चारों देश हैं वो मिलकर एक तरह से प्रयास भविष्य में करेंगे। आज के अपने अंतिम समाचार को हम देखते हैं। इंडिया बैन्स ड्रोन इंपोर्ट टू हेल्प डोमेस्टिक सेक्टर। यहाँ पर ड्रोन का जो आयात है वो सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से प्रतिबंधित किया गया है और यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी भी तरह का ड्रोन अनुसंधान और विकास, रक्षा क्षेत्र और सुरक्षा उद्देश्य से है तो उसको छोड़कर, यानी इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर अगर किसी भी प्रयोग के लिए आप ड्रोन को भारत में आयात करना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमुख रूप से सरकार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मेड इन इंडिया जो ड्रोन है उसको बढ़ावा दिया जाए, भारत में ड्रोन उत्पादन की जो स्थितियां उसको मजबूत किया जाए और साथ साथ ड्रोन का उपयोग एक सेवा क्षेत्र में अलग रूप में विकसित हो पाए, इसके लिए भी काम किया जाए। आप ध्यान रखें, बजट में ही वित्त मंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई है ड्रोन को सेवा के रूप में विकसित करने के लिए, जिसे ड्रोन एज ए सर्विस योजना कहा गया है। इसी के साथ साथ ड्रोन का कृषि में जो उपयोग है वो भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हम इसके लिए आयात की स्थितियों को अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिससे भारत में ड्रोन उत्पादन की जो घरेलू क्षमता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके संबंध में प्रमुख रूप से जो घोषणा है, विदेश व्यापार महानिदेशालय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, उसके द्वारा ड्रोन के आयात के संबंध में निषेध को लेकर जो एक आदेश है वो जारी किया गया है। भारतीय व्यापार वर्गीकरण सामंजस्यपूर्ण प्रणाली 2022 इसको अधिसूचित कर दिया गया है, यानी ड्रोन के जो आयात हैं वो तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित हैं। आप ध्यान रखें, ड्रोन के जो घटक हैं, यानी जो भी ड्रोन के कंपोनेंट होते हैं, उनके आयात पर एक तरह से जो प्रतिबंध है वो नहीं है, यानी ड्रोन के जो कंपोनेंट या घटक हैं उनका आयात करने के लिए किसी तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरी तरह से असेंबल किया गया जो ड्रोन है वो आयात होकर भारत में आ पाएगा, ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन आप ध्यान रखें, 3 क्षेत्र हैं जहां पर प्रतिबंध नहीं है। भारत को ड्रोन हब के रूप में और ड्रोन के उपयोग को लेकर जो भी शर्तें हैं उनमें सरकार के द्वारा कुछ छूट दी गई है और बड़े पैमाने पर सरकारी छूट के माध्यम से ड्रोन का उपयोग कृषि अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से 3 वित्तीय वर्षों के लिए 120 करोड़ के आवंटन के साथ ड्रोन और उसके जो घटक है कंपोनेंट, उसके लिए प्रमुख रूप से योजना की मंजूरी भी दी गई है, जो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी PLI प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके माध्यम से उपयोग किया जाएगा। यानी जो कंपनी भारत में ड्रोन का उत्पादन करेगी उसको प्रोत्साहन देने के लिए 120 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए रखे गए हैं। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, पश्चिमी अफ्रीकी देशों में तख्ता पलट की घटनाओं का आधार राजनीतिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक पक्षों में छिपा हुआ है। उपरोक्त कथन का विश्लेषण करें। 150 शब्दों में 10 अंकों का प्रश्न है। प्रश्न की उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, पश्चिमी अफ्रीकी देशों में तख्ता पलट की घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा करें। प्रमुख रूप से जो 4 देश हैं उनके संबंध में। मुख्य भाग में तख्ता पलट के प्रमुख कारण आप बताएं। सैन्य समाधान एकमात्र उपाय नहीं है और प्रमुख समाधान क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। निष्कर्ष में आप बताएंगे आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन अन्य समस्याओं की जननी होता है, अतः इनका समाधान समस्या का दीर्घकालीन हल प्रदान करेगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रवासी मजदूरों से संबंधित प्रमुख समस्याओं को बताते हुए इनके हल के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करें। 150 शब्दों में 10 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, भारत में प्रवासी मजदूरों से संबंधित प्रमुख समस्याओं को महामारी के समय अधिक व्यापक रूप में देखा गया। मुख्य भाग में आप बताएंगे प्रवासी मजदूरों के संबंध में प्रमुख तथ्यों को बताएं, यानी जो प्रमुख रूप से आंकड़े अलग अलग रिपोर्ट में जो हमने चर्चा करी है वो आप बता सकते हैं। प्रमुख समस्याएं इनकी क्या हैं और क्या इनके समाधान प्रमुख रूप से हो सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे प्रवासी मजदूरों की समस्या के हल के लिए समावेशी, न्याय संगत और गैर भेदभावपूर्ण नीतियां आवश्यक हैं। जब तक हम इनका उपयोग नहीं करेंगे हम प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनका दीर्घकालीन जो हल है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह हमारा 10 फरवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।